कभी सोचा है कि कोई हार, कोई विफलता इतिहास को कैसे बदल सकती है? आज हम एक ऐसे ही साल की कहानी में उतरने वाले हैं जो पहली नजर में तो एक हारी हुई बाजी लगता है, लेकिन सच ये है कि इसने चुपके से पूरे यूरोप का भविष्य ही लिख दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं साल 1848 के और उसकी क्रांतियों की। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सारी क्रांतियां बुरी तरह फेल हो गईं, तो फिर आज हम इनके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों का एक धूल भरा पन्ना है? बिल्कुल नहीं। चलिए पता लगाते हैं क्यों। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। जरा 1848 के यूरोप की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसा महाद्वीप था जो कह सकते हैं कि बारूद के ढेर पर बैठा था। बस एक चिंगारी का इंतजार था। और भाई, जब वो चिंगारी लगी ना, तो धमाका भी जबरदस्त हुआ। ये किसी एक शहर या एक देश की कहानी नहीं थी। पेरिस की सड़कों से लेकर वियना के आलीशान महलों तक, बर्लिन से बुडापेस्ट और रोम तक, हर जगह आम लोग बदलाव की मांग कर रहे थे। ये एक ऐसी लहर थी जिसने सदियों पुरानी सल्तनतों की नींव हिलाकर रख दी थी। तो आखिर इस आग को हवा दे कौन रहा था? वो कौन सी ताकतें थीं जो लोगों को सड़कों पर खींच लाई थीं? असल में ये दो बहुत ही शक्तिशाली आइडियाज थे जिन्होंने पूरे के पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया था। आइए देखते हैं कि ये क्या थे। पहला आइडिया था राष्ट्रवाद। जरा सोचकर देखिए, पहली बार लोग खुलकर ये कह रहे थे, मैं सिर्फ किसी राजा की प्रजा नहीं हूं, मैं एक जर्मन हूं, मैं एक इतालवी हूं, हमारी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है और हमारा अपना एक देश होना चाहिए। पहचान की ये जो नई भावना थी ना, ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। और दूसरा जबरदस्त विचार था उदारवाद। लोग कह रहे थे, हमें राजा के मनमाने शासन से आज़ादी चाहिए, हमें बोलने की आज़ादी चाहिए, अपने नेताओं को चुनने का अधिकार चाहिए और एक ऐसा संविधान चाहिए जो हमारे हकों की रक्षा करे। और जब आप राष्ट्रवाद और उदारवाद, इन दोनों विचारों को मिला देते हैं, तो आपको मिलती है एक क्रांति। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि 1848 की क्रांतियों की कहानी असल में सफलता और विफलता की एक अजीब पहेली है। जो सामने से दिख रहा था वो पूरा सच नहीं था, और जो असली सच था वो फौरन दिखाई नहीं दिया। सच तो ये था कि हकीकत बहुत कड़वी थी। साल 2 साल के अंदर ही इन सभी विद्रोहों को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। सेनाओं ने शहरों पर दोबारा कब्जा कर लिया और क्रांतिकारियों को या तो मार दिया गया या देश से निकाल दिया गया। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, एक सपना जो शुरू होने से पहले ही टूट गया। और यहीं पर वो विरोधाभास बिल्कुल साफ दिखता है। शॉर्ट टर्म में नतीजा क्या था? दमन और टूटे हुए सपने। लेकिन जरा इसके लॉन्ग टर्म असर को देखिए। राख के नीचे एक चिंगारी अभी भी सुलग रही थी, जमीन के नीचे एक नया बीज पनप रहा था, और यही बीज भविष्य में एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन अनदेखी जीतों को खोजते हैं जिन्होंने यूरोप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। क्योंकि कहानी की असली जान तो यही है। भले ही उस वक्त सरकारें नहीं बदली, लेकिन लोगों के दिमाग वो हमेशा के लिए बदल गए। राष्ट्रवाद और उदारवाद के आइडियाज अब हवा में थे। वो लोगों की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन चुके थे, और अब कोई भी ताकत इन विचारों को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकती थी। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट था। 1848 की घटनाओं ने लोगों में जागरूकता पैदा की। उस जागरूकता ने भविष्य के आंदोलनों को प्रेरणा दी, और फिर उन आंदोलनों ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका सपना 1848 में देखा गया था। 1848 की वो चिंगारी एक ऐसी आग बन गई जो दशकों तक जलती रही। और इस आग के सबसे बड़े और सबसे ठोस नतीजे क्या थे? इटली और जर्मनी का जन्म। आज हम जिन 2 महान राष्ट्रों को जानते हैं, वो 1848 के उन सपनों और बलिदानों के बिना शायद होते ही नहीं। ये वही पेड़ हैं जो उसी बीज से उगे थे। तो चलिए घूम फिरकर अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। 1848 का महत्व क्या था? इसका महत्व फौरी जीत में कभी था ही नहीं। इसका असली महत्व उस बीज में था जो इसने बोया था। ये एक ऐसी विफलता थी जिसने भविष्य की अनगिनत सफलताओं के लिए रास्ता तैयार किया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर हम किसी आइडिया की सफलता को मापते कैसे हैं? क्या उसे उसकी फौरी जीत से मापा जाता है, या फिर उसके दूर तक जाने वाले असर से? 1848 की कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली विचार वो होते हैं जो हारने के बाद भी जिंदा रहते हैं और एक दिन पूरी दुनिया को बदल देते हैं। सोचिएगा जरूर।
हर किसी को अपनी कहानी बताना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हर कोई आपकी कहानी समझने के लिए नहीं बैठा होता। कुछ लोग सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी के दर्द, अपनी मेहनत, अपनी लड़ाइयां किसी को बताई और सामने वाले ने उसे सिर्फ एक किस्सा समझ लिया। उसने महसूस नहीं किया, उसने बस सुना और आगे बढ़ गया। यहीं से सीख शुरू होती है। हर इंसान आपकी कहानी का हकदार नहीं होता। आपकी कहानी कोई फिल्म नहीं है जो हर किसी को दिखाई जाए। वो आपकी जिंदगी है, आपकी सच्चाई है, आपकी कमजोरी और ताकत दोनों है। और सच तो ये है, जितना ज्यादा आप अपनी कहानी सबको बताते हैं, उतना ही लोग आपको समझने के बजाय जज करने लगते हैं। कुछ लोग आपकी कहानी में सहानुभूति ढूंढेंगे, कुछ लोग उसमें आपकी कमजोरी ढूंढेंगे और कुछ लोग उसी कहानी का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर देंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी कहानी हर किसी को नहीं, सही इंसान को बताओ। वो इंसान जो सुनते वक्त बीच में टोके नहीं, जो आपकी बातों को हल्का ना समझे, जो आपकी खामोशी को भी समझ सके। और अगर ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कहानी को सुनाने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती। कभी कभी खुद से बात करना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी समझदारी है। याद रखिए, हर राज बताना जरूरी नहीं होता, हर दर्द दिखाना जरूरी नहीं होता और हर कहानी सुनाना भी जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ आपके लिए होती हैं, क्योंकि वही बातें आपको मजबूत बनाती हैं अंदर से। तो अगली बार जब दिल करे सब कुछ किसी को बता देने का, थोड़ा रुकिए, सोचिए, क्या सामने वाला सच में आपकी कहानी के लायक है? अगर जवाब हाँ है तो खुलकर बताइए, और अगर जवाब नहीं है तो अपनी कहानी को अपनी ताकत बनाइए, किसी की चर्चा नहीं, क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं,